हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के आगे जो हम लोग को चीजें हैं कि स्पेक्ट्रम पर जो भी हमारे अलग अलग तरीके के रेडिएशंस होते हैं, उन रेडिएशन में अभी तक हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा है कि जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे डिटेक्ट होती हैं और उनका यूजेस क्या है, इन सब के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, माइक्रोवेव्स के बारे में, माइक्रोवेव ओवन वगैरह इन सब के बारे में पढ़ा। उसी तरीके से यहाँ पर हमें अपनी चीजों को कंटिन्यू करना है और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इंफ्रारेड से। फिर उसके बाद बात होगी हमारे जो विजिबल है, उसके बाद फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज और गामा की। तो इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो हमारी प्रोड्यूस होती हैं हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल से। यहाँ पर जो होता है विजिबल स्पेक्ट्रम वो लो फ्रिक्वेंसी की होती है और लॉन्ग वेवलेंथ होती है। इनको हीट वेव्स की तरह भी माना जाता है। ये वाटर से द्वारा एब्जॉर्ब की जा सकती हैं, CO2 मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जा सकती हैं और इनको यूज किया जाता है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, चीजों को जैसे हीट करना है कहीं अंदर, तो उसको करने के लिए इंफ्रारेड वेव्स यूज की जाती है। जैसे आपने देखे होंगे कई ढेर सारे ऐसे फिजिकल थेरेपी लैंप्स जहां पर की इंफ्रारेड लाइट यूज होती है। वो आपको दिखती नहीं है इंफ्रारेड लाइट्स, बट आप किसी मान लीजिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए हो या कोई कहीं ऐसी जगह पर गए हो जहाँ थेरेपी वगैरह चल रही है, तो उस पे हीटिंग इफेक्ट पैदा करने के लिए बॉडी में लैंप्स का यूज करते हैं। तो वो जो लैंप होते हैं वो क्या करते हैं, यही इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसके कारण से वहां पर सेकाई हो जाती है, जिसको कहते हैं ना सेकाई, सेक रहे हैं। तो वो अंदर तक जो टिश्यूज हैं वहां तक गर्माहट पहुंच जाती है, जिससे कि वहां पर फिजिकल थेरेपी में हेल्प मिलती है। इंफ्रारेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बाय यूजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है रात का बहुत ज्यादा डाउन हो जाता और किसी भी चीज के सरवाइव होना बहुत मुश्किल हो जाता। होता क्या है कि जब दिन के समय में लाइट फॉल होती है, वो ट्रैप कर ली जाती है बाय द CO2 मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसको कि हम वाटर वेपर बोलते हैं। यही रीजन है कि ठंडियों में जब एकदम ड्राई विंटर्स होती हैं, उस समय रात होते ही एकदम बहुत तेजी से ऐसे ठंडक महसूस होती है। और उसी समय अगर मतलब उसी ठंड वाले मौसम में भी लेट अस सपोज बारिश हो जाए, क्या हो जाए, बारिश हो जाए, फिर उसके बाद उस दिन जब सूरज ढलता है तो उतनी ठंडक नहीं होती है जितनी ड्राई विंटर्स पर होती है। यानी कि वहां पर बारिश जिस दिन नहीं हुई होती है उस दिन बहुत ज्यादा ठंडक होती है, वरना जिस दिन बारिश होती है उस दिन उतनी ज्यादा ठंडक नहीं होती है। क्यों? रीजन है मॉइस्चर, या कह लीजिए जो वाटर वेपर मौजूद है एयर में, ह्यूमिडिटी। वो करती क्या है कि जो अर्थ में फॉल होने वाली हमारी लाइट है सन के द्वारा, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो उनको रेडिएट करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएट करते हैं, जिससे कि वहां पर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। वरना जब ड्राई विंटर्स होती हैं, जैसे ही सूरज ढला, कोई वहां पर मॉइस्चर मौजूद नहीं है, सब मॉइस्चर सेटल्ड है जमीन पर, एकदम ड्राइनेस होती है, जिसके कारण से एकदम से वहां पर हमें ठंडक महसूस होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो टेम्परेचर सडनली डाउन हो जाता है। तो अब अगर सोचिए कि वहां पर ग्रीन हाउस गैसेस भी मौजूद ना होती, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मौजूद नहीं होती, तो टेम्परेचर और डाउन हो सकता था। तो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये इंफ्रारेड रेडिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये यूज किए जाते हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स या एग्रीकल्चर वगैरह में, इनको इंफ्रारेड डिटेक्टर्स की तरह, कि जैसे इमेजिंग वगैरह करनी है कि कहाँ पर हमारे जो क्रॉप ग्रोथ है वो सही है, कहाँ पर नहीं है। इन सब के लिए एग्रीकल्चर सैटेलाइट्स वगैरह होती है, उनमें यूज किया जाता है। मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए जो सैटेलाइट्स यूज की जाती हैं उस पे यूज होता है, या उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी यूज होती है। मिलिट्री सैटेलाइट्स में भी इंफ्रारेड यूज होती है, जैसे कि पता करना है कि हमारी बाउंड्रीज में क्या एक्टिविटी चल रही है या नहीं चल रही है, देश के अंदर कैसी एक्टिविटी चल रही है, ऊपर से सैटेलाइट के द्वारा इमेजिंग करके वो चीज पता की जाती है। तो इंफ्रारेड एमिटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूड रिमोट स्विचेस, जैसे कि रिमोट स्विचेस पे भी इंफ्रारेड
चीजें, इंफ्रारेड आगे एलईडी लगी होती है जो कि इंफ्रारेड सिग्नल्स भेजती है जो भी डिवाइस जिसको भी हम लोग रिमोट से कंट्रोल कर रहे होते हैं उसकी तरफ, और वहां पर वो चीजें वर्क करती हैं। देखा होगा आपने टीवी को रिमोट के आगे एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है, लाइट उस पे नहीं जलती, आपको लगता है कि खराब है, बटन दबाते हैं फिर भी नहीं जलती, फिर क्या मतलब है इसको लगाने का। एक्चुअली वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करते हैं जो कि ऐसे लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हमारी आंखों के द्वारा विजिबल नहीं होते हैं, बट फिर भी वो अपना काम करते हैं किस चीज के लिए, जो टीवी है या जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं उनके चीजों को कंट्रोल करने के लिए, मतलब टीवी वगैरह के वॉल्यूम को अप एंड डाउन जो भी चीजें फंक्शन होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें, अब क्योंकि जो हमारा विजिबल है, इंफ्रारेड के बाद विजिबल वाला स्पेक्ट्रम आता है, उसके बारे में तो हमें अगले 2 चैप्टर पढ़ना ही है। ठीक है, 9th चैप्टर और 10th चैप्टर तो हमें पढ़ना ही है, तो उसको हम लोग देखते हैं आगे, बट अभी चलते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पर। तो इसकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 0.6 नैनोमीटर तक होती है। ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय स्पेशल लैंप्स एंड वेरी हॉट बॉडीज इंक्लूडिंग द सन। ये प्रोड्यूस किए जाते हैं स्पेशल लैंप से, यूवी या फिर आर्क लैंप से, और बहुत ही ज्यादा हॉट बॉडीज जैसे होती है उनसे साथ। और अगर हम बात करें तो सन पे भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस होता है जो कि अर्थ तक फॉल होता है। ठीक है, मोस्ट यूवी लाइट फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। जो ज्यादातर यूवी लाइट सन से आ रही होती है वो एब्जॉर्ब हो चुकी होती है किस पे, हमारी एटमॉस्फेयर पे, जो ओजोन लेयर है उस पे। ठीक है, जो यूवी रेडिएशन है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखे गए हैं ह्यूमंस पर, जैसे कि ये बहुत ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से स्किन टैनिंग हो जाती है। स्किन टैन देखा होगा आपने गर्मियों में, अगर आप काफी देर तक धूप में रहें या फिर ठंडियों में आप क्योंकि बहुत ज्यादा ही धूप में एक्सपोज होते हैं तो उस समय स्किन टैन हो जाती है, क्योंकि वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल होता है जो कि मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, जो फिर वहां पर क्रिएट कर देता है एक ब्लैकनिंग। ठीक है, स्किन वहां पर क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, जल जाती है, जिसको बोलते हैं ना स्किन जल गई है, वो सूरज से जल गई है, धूप से जल गई है। तो धूप से जलने वाली जो चीज बोलते हैं वो वैसे ही है। ये सनबर्न कॉज करता है, और स्किन कैंसर का भी एक बहुत बड़ा कारक होता है हमारा ये यूवी रेडिएशन। ठीक है, अगर आप बहुत देर तक क्या करें इसके एक्सपोजर में रहें तो आपको स्किन कैंसर वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी ग्लास। जो यूवी रेडिएशन होता है वो हमारा ऑर्डिनरी ग्लास से भी एब्जॉर्ब हो जाता है, सो यू कैन नॉट गेट टैंड। इसी कारण से अगर आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और विंडो के थ्रू आप फिर जो सनलाइट है उसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सनबर्न नहीं होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है कि जब आपने खुले में वहां पर किसी तरीके से जो रेडिएशन है उसके एक्सपोजर में आए हैं, और दूसरा या ग्लास के थ्रू जो लाइट आ रही है उसके एक्सपोजर में आए हैं। तो जब ग्लास के थ्रू आती है लाइट तो वहां पर जो टैनिंग है उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, चांसेस कम क्या हो जाते हैं, वहां पर टैनिंग होगी ही नहीं, क्योंकि यूवी रेडिएशन कॉज करता है मेलेनिन के प्रोडक्शन को। अब क्योंकि वहां पर मेलेनिन प्रोड्यूस होगा नहीं तो टैनिंग होगी नहीं, क्योंकि यूवी रेडिएशन जो एक हमारा ऑर्डिनरी ग्लास होता है वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा वेल्डर्स को जो वेल्डिंग करते हैं, यानी कि आपने देखा होगा ना कि ऐसे आंखों पर कुछ लगा लेते हैं, काला चश्मा पहनते हैं, फिर उसके बाद ऐसे लोहे का कुछ ऐसे लगाकर उसके बाद दो लोहे के टुकड़ों को लेकर उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो वो जो वर्क करते हैं वो उसको कहते हैं वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, वेल्डिंग। ठीक है, तो वेल्डर्स जो काम कर रहा है उसको बोला वेल्डर्स। तो वेल्डर्स वियर स्पेशल गॉगल्स और मास्क टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम यूवी प्रोड्यूस्ड बाय वेल्डिंग आर्क्स। जो क्योंकि वहां पर जो स्पार्क जनरेट होता है वो हाई टेम्परेचर पर होता है, जिसके कारण से वहां पर यूवी लाइट प्रोड्यूस होती है। उनसे बचाने के लिए जो वेल्डर्स होते हैं वो काले रंग का चश्मा पहनते हैं ताकि उनकी आंखों में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वेल्डर्स वियर स्पेशल गॉगल्स और मास्क टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम यूवी प्रोड्यूस्ड बाय वेल्डिंग आर्क्स। यूवी रेडिएशन कैन बी फोकस्ड इनटू नैरो बीम्स। अब
यूवी रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, इस कारण से उसको बहुत ही नैरो बीम्स में फोकस किया जा सकता है फॉर हाई प्रिसीजन एप्लीकेशन लाइक लैसिक सर्जरी। लैसिक सर्जरी आंखों में की जाती है, जिससे कि वहां पर हमारे कैटरैक्ट वगैरह का इलाज किया जाता है। ठीक है। यूवी लैम्प्स आर यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर। यूवी लैम्प्स का यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफायर में जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए। आरओ वाटर वाटर प्यूरिफायर में आप लोगों ने देखा होगा कि आरओ के साथ वहां पर टीडीएस कंट्रोल करने के लिए है, आरओ के साथ वहां पर दूसरी चीज मौजूद है, उसी में साथ में यूवी लैम्प भी लगा होता है। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं किस चीज के लिए, साथ में जैसे यूवी लैंप है तो यूवी लैंप वहां पर जर्म को किल करने का काम करता है। आरओ अपना अलग तरीके से वाटर प्यूरिफाई कर रहा है, जो वहां पर हमारे दूसरे फिल्टर्स लगे हैं वो दूसरे तरीके से उसको कर रहे हैं। जैसे सेडिमेंटेशन फिल्टर लगा होता है तो उसपे सेडिमेंट्स वगैरह को फिल्टर आउट करता है। तो इस तरीके से सबका अपना अपना प्योरिफिकेशन का काम है। तो उस पूरे प्योरीफायर पर, वाटर प्योरीफायर में एक छोटा सा लैंप भी लगा होता है जिसको कि यूवी लैंप बोलते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस करता है। वो जाकर क्या करता है, जो यूवी लाइट होता है उन बैक्टीरिया के डीएनए को जाकर ब्रेक कर देता है, जिसके कारण से उनकी एबिलिटी खत्म हो जाती है रिप्रोड्यूस करने की। तो अगर वो इनएक्टिव बैक्टीरिया हमारे अंदर गया भी तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो बढ़ नहीं पाएगा और उसकी खुद का एक लाइफ स्पैन होता है, वो मर जाएगा। दिक्कत तब होती है कि जब एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया हमारे अंदर गए और उन्होंने रिप्रोड्यूस करना चालू किया और एक पूरी कॉलोनी खड़ी कर दी। जबकि वो अगर जाएं और वो रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए तो उनका तो खुद का खत्म होने का समय होता है, वो खुद खत्म हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो इनएक्टिव कर देता है उनको। किल करने से मतलब है कि वो उनको इनएक्टिव कर देता है, उनके डीएनए को ब्रेक करके। ठीक है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस is a matter of international concern due to the protective role of the ozone layer। क्योंकि देखो, ओजोन सिर्फ मुझे, आपको या आपके पड़ोस वाले को नहीं प्रोटेक्ट कर रही है, हर एक जो चीज मौजूद है इस अर्थ में उस सबको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से। वरना हाई यूवी एक्सपोजर की वजह से चीजें बहुत ढेर सारी या तो डिफॉर्म हो जाएंगी, या तो वो कभी उग ही नहीं पाएंगी, या वो कभी सही तरीके से वर्क ही नहीं कर पाएंगी। हमारी बॉडी, सोचिए कि अगर आप थोड़ी दिनों के लिए भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए अगर आप बाहर निकले, मान लीजिए 10 मिनट के लिए आप बाहर निकल गए धूप में, और इतनी ज्यादा आपके ऊपर यूवी फॉल हुई कि आपकी एकदम टैनिंग हो गई, आपकी स्किन एकदम जल सी गई, तो क्या फिर आप कुछ और कोई काम कर पाएंगे? क्या आप बाहर निकलने की सोचेंगे? फिर नहीं ना सोचेंगे, हमेशा अंदर ही रहेंगे। तो अगर ओजोन हमारी डिप्लेट होती है तो ये सबको इफेक्ट डालेगी। तो उससे बचने के लिए कि डिप्लेशन ना हो, उस ओजोन लेयर का डिप्लेशन ना हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन कर दिया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक हमारे कूलेंट होते हैं, या फिर इनको रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं, जो कि यूज किए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं जैसे, या एसी है, ताकि हीट के ट्रांसफर को बहुत आसानी से किया जा सके। हीट एक जगह से वो एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरी जगह रेडिएट कर देते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये था। उसकी जगह पर अब HFC वगैरह यूज की जाने लगी हैं। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि ओजोन को डिप्लेट नहीं करती हैं। फिर आगे आता है हमारा एक्सरेज। एक्सरेज की जो एनर्जी है वो यूवी से भी ज्यादा होती है। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁸ मीटर से लेकर 10⁻13 मीटर तक होती है। इसका जो जनरेशन होता है वो ऐसे होता है कि जब एक मेटल टारगेट को बम्बार्ड कराया जाता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इंटरनल सेल पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद जो हायर एनर्जी सेल पे जो बैठे होते हैं, ठीक है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां से वो फॉल होते हैं टुवर्ड्स द लोअर एनर्जी लेवल्स, और वहां से फिर ऐसा फोटोन निकलता है। ठीक है, इनर सेल ट्रांजिशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, और वहां से फिर एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं।
मेडिकल यूज में इसका ये है कि ये डायग्नोस्टिक्स और कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। मेडिकल यूजेस पे अगर हम लोग देखें तो देखो, एक्सरेज का हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर किसी के हाथ में चोट लग गई, उस पर सूजन आ गई, तो डॉक्टर प्रेफर करता है कि जाकर आप क्या करा लीजिए, एक्सरे करा लीजिए। एक्चुअली में एक्सरे सिर्फ एक्सरे नहीं, उसको बोलते हैं एक्सरे इमेजिंग। क्या बोलते हैं? एक्सरे इमेजिंग। एक्सरे इमेजिंग में क्या होता है कि जब एक्सरेज डाली जाती हैं तो वो ट्रेवल करती हैं डिस्टेंस, मतलब बॉडी के अंदर वो ट्रेवल करती हैं। जब बॉडी के अंदर कहीं पर डेंसिटी वेरिएशन आता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, तब वहां पर वो क्या करती हैं कि अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगी या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिस कारण से जो फोटोग्राफिक प्लेट पीछे तरफ लगी होती है, यानी कि ऐसे इंसान खड़ा है, उसका यहाँ पर एक्सरे लेना है, तो यहाँ से ऐसे सोर्स लगा रहता है एक्सरेज का और पीछे लगी रहती है फोटोग्राफिक प्लेट। तो यहां से एक्सरेज गई और अंदर इंटरनल ऑर्गन से होते हुए पीछे निकली। अब कहीं कहीं पर वो रुक जाती हैं, कहीं कहीं पर आगे जाती हैं, तो जहां पर जिस हिसाब से रुकती बढ़ती हैं, कम ज्यादा होती हैं, उस हिसाब से पीछे इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जहां पर रुक गई वहां वाली एक्सरे वहां पर पीछे जाएंगी नहीं, जहां पर नहीं रुकी वो ऐसे निकल जाती हैं। तो इस हिसाब से वहां पर इमेज फॉर्म हो जाती है और उसी को देखकर डॉक्टर बताते हैं कि कहीं पर हड्डी में फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्सरेज होती हैं वो एक्सरे इमेजिंग के लिए यूज होती हैं। दूसरा, ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होती हैं। कैसे? क्योंकि ये हाई एनर्जी बीम होती हैं, साथ में इनमें इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और ये बहुत ही छोटे से स्पेस में इनको क्या किया जा सकता है, कंसंट्रेट किया जा सकता है। ठीक है, तो करते क्या है कि इसको एक छोटे छोटे जो हमारे हिस्से होते हैं वहां पर एक्सरेज डाले जाते हैं, जिससे कि जो कैंसर सेल है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है एक्सरेज का। इसके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ये हैं कि ये डैमेज कर सकती हैं लिविंग टिश्यूज को, ऑर्गेनिजम्स को, इसीलिए बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहना होता है, वरना ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे अगर एक्सरे इमेजिंग हो रही है तो ऐसा नहीं कि आप वहां बहुत देर तक खड़े रहें। अगर आप बहुत देर तक खड़े रहेंगे तो आपकी स्किन को वो जला देगी, आपके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को जला देगी। ठीक है, और अगर उसने डीएनए में कोई चेंज कर दिया तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से एक्सरे वगैरह जहां पर इमेजिंग होती है वहां पर सबको एंटर करने नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये समझ पे आया? यहां तक आगे बढ़ते हैं अब और गामा रेज की बात करते हैं। तो गामा रेज लाइज इन द अपर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो गामा रेज हैं वो अपर फ्रीक्वेंसी रेंज पर लाई करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि एकदम सबसे सबसे ज्यादा एनर्जी वाले रेज होती हैं ये। इनकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक होती है, यानी कि वैल्यू इनकी बहुत ज्यादा छोटी होती है, 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻14 मीटर। ये प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस पर, और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की वजह से भी ये हमारे एमिट होते हैं। इनको यूज किया जाता है मेडिसिन पे टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। गामा रेडिएशन भी यूज होती है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बस वही है कि इनको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना होता है, वरना ये आपको दूसरे तरीके से डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, मतलब आप गए थे हरि भजन को और पोटन लगे कपास वाले हाल हो जाएंगे। मतलब कि गए थे इलाज कराने, बट वो एक्सपोजर कहीं आपको और मिल गया, जिसके कारण से दूसरी जगह पर बर्निंग हो गई, या फिर वहां पर सेल डैमेज हो गए, या उनके डीएनए के साथ कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर वो दूसरी जगह कोई चीजें हो जाएंगी। तो गामा रेज के साथ वर्क करना बहुत ही हमारे लिए खतरनाक होता है, इसलिए एक ट्रेंड प्रोफेशनल जो होते हैं वही इनको हैंडल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट। ऐसे नहीं कि किसी को भी गामा रेज का एक्सेस दे दिया जाए और वो जाकर किसी के भी इलाज में लग जाए। ठीक है, बात समझ पाई? तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप हायर क्लासेस में जब अपने ग्रेजुएशन में लैब्स वगैरह में जाएंगे तो वहां पर
कहीं कहीं पर गामा रेडिएशन के सोर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे यूज होते हैं किस चीज के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जो भी आपके सिलेबस में होते हैं एक्सपेरिमेंट्स, उनको करने के लिए वो सारे चीज मौजूद होती हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो नादानी में उन सैंपल्स को वो अपने साथ कैरी कर लेते हैं, चोरी करने की कोशिश करते हैं कि उसको ले जाए, मतलब चोरी क्या, मतलब उनको मन करता है कि अगर ये गामा रेडिएशन का सोर्स है तो इसको लेके चलते हैं। फायदा कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि रेडियो एक्टिव वहां पर मटेरियल मौजूद है। हाँ, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, बट फिर भी उसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर खतरनाक हो सकता है। तो ऐसा कभी मत करिएगा कि आपको मन कर रहा है कि गामा रेडिएशन का सोर्स है इसको ले चलते हैं, बीटा रेडिएशन का सोर्स है ले चलते हैं, या सोडियम है चलो सोडियम ले चलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही हार्मफुल हैं। सोडियम को आपने केरोसिन से निकालकर अपने जेब पे रख तो लिया, बट अब आपके शरीर से निकलेगा पसीना, वो पसीना रिएक्ट करेगा उस सोडियम के साथ, और उसके साथ रिएक्ट करते ही वो एक्सप्लोजिव हो जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसा कभी मत करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस पे हम लोग गामा रेज के बारे में और जानते हैं। इसको हम लोग कैंसर सेल वगैरह डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ये हमारी रेडियो वेव या माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये सब प्रोड्यूस होती हैं और कैसे डिटेक्ट होती हैं। तो अगर हम लोग देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ें, तो हमारा जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, यानी कि जो अभी तक हम लोग पढ़ कर आए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेटेड चार्ज होते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि लेट अस सपोज एक ऑसिलेटिंग चार्जेस है, जिसपे कि ऑसिलेटिंग चार्जेस वाला एंटीना है ये सब, तो उसमें ऑसिलेशन हो रहे हैं। उन ऑसिलेशंस की वजह से क्या होगा कि ऑसिलेशन हमेशा एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो ऑसिलेशन अगर हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसमें प्रोड्यूस होंगी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वो डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, जैसे रेडियो वेव्स के रेंज पर आ सकती हैं, ठीक है। तो ऑसिलेटिंग चार्जेस इन एंटीना वो प्रोड्यूस करती हैं रेडियो वेव्स को, और डिटेक्शन भी हमारा एंटीना के थ्रू ही होता है। माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती है हमारे क्लेस्ट्रॉन ट्यूब्स या मैग्नेट्रॉन से, और इनको डिटेक्ट किया जाता है वेव गाइड्स या फिर रेजोनेंट कैविटी से, ठीक है। अब वेव गाइड्स और रेजोनेंट कैविटी का मतलब ये है कि एक ऐसी डिवाइसेस जहां पर कि आप ऐसे समझिए जैसे कि एक रास्ता दिखाया जाए। वेव गाइड एक्चुअली बहुत तरीके की बनती हैं, बट उसमें एक होता है जैसे मेटल वेव गाइड होता है, जिसमें कि मेटल्स के थ्रू ऐसे टकराते हुए जाते हैं। या फिर आपने अभी नहीं पढ़ा, आगे चलकर पढ़ेंगे जब हम लोग इस पे रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, किसको, एक ऑप्टिकल फाइबर को। तो ऑप्टिकल फाइबर भी हमारी एक तरीके की वेव गाइड होती है, जिसमें कि हमारी एक तरफ से रेडिएशन डाला जाता है और वो दूसरी तरफ से निकलता है, मतलब वहां पर तो लाइट यूज की जाती है, तो लाइट एक तरफ से एंटर करती है और दूसरी तरफ से बाहर आती है। उसी तरीके के कुछ मेटल वेव गाइड्स भी फॉर्म होते हैं कि आप उस पर क्या करें, वो टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी ऐसे रखी हुई है, बट आपने रेडिएशन अगर इधर से उस पर इंसर्ट कराया तो वो उससे होते हुए बाहर निकलती है, उसको वेव गाइड बोलते हैं। दूसरा होता है रेजोनेंट कैविटी, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर कि बहुत ढेर सारे रिफ्लेक्शंस होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वो ऑसिलेट करते हैं। तो वहां पर वो सब यूज किए जाते हैं माइक्रोवेव को डिटेक्ट करने के लिए। फिर आता है इंफ्रारेड की, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो जैसे अभी हम लोग ने आज डिस्कस किया था कि इंफ्रारेड का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है हॉट बॉडीज से या हॉट मॉलिक्यूल से। इसको डिटेक्ट किया जाता है बोलोमीटर या फिर थर्मोकपल से। थर्मोकपल हमारे एक ऐसे डिवाइस होते हैं जहां पर कि दो अलग तरीके के मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, एक जंक्शन बनाया जाता है जो कि टेम्परेचर वहां पर जब होता है कुछ, ठीक है, तो वो एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, जिसके कारण से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या वहां पर हमारा टेम्परेचर होगा। तो इंफ्रारेड देखो, अगर इंफ्रारेड की अगर हम लोग बात करें तो इंफ्रारेड हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है।
तो कोई हमारे पास एक जंक्शन है जहां पर कि दो डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स लगे हुए हैं। अब उनमें अगर इंफ्रारेड फॉल होगी तो होगा क्या कि वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी। अब वो जो हीट प्रोड्यूस होगी उसके कारण वहां पर प्रोड्यूस होगा पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर इंफ्रारेड कितनी मौजूद है, कितनी उसकी वैल्यू है, ये सारी चीजें पता की जा सकती हैं। फिर आता है विजिबल। तो विजिबल देखो, हॉट बॉडीज, एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन सबसे प्रोड्यूस होती हैं। इसका सबसे बढ़िया जो डिटेक्टर है वो हमारी आईज है और फोटोसेल्स। फोटोसेल्स का मीनिंग ये होता है जैसे कि जो चीज हमारे यूज की जाती है कैमरे में जिससे कि लाइट को वो डिटेक्ट करके इमेज डेवलप करते हैं, वही हमारा एक तरीके से करीजिए फोटोसेल है। या फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी होते हैं जो कि लाइट के फॉल होने पर वहां पर उनमें करंट चेंज होता है, तो उनको भी फोटोसेल बोलते हैं। दूसरा अल्ट्रा, फिर मतलब अगला अगला है हमारा अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट जो होती है वो हॉट, वेरी हॉट बॉडीज, गैस डिस्चार्ज और एटम से प्रोड्यूस होते हैं। इनका डिटेक्शन होता है फोटोसेल्स, वही जो अभी मैंने फोटोसेल्स के बारे में बात करी, या फिर फोटोग्राफिक प्लेट्स। ठीक है। एक्सरेज, फोटोग्राफिक प्लेट में केमिकल लगा होता है जो कि अल्ट्रावायलेट के फॉल होने से उस पर रिएक्शंस होती हैं और उसी के हिसाब से वहां पर डेवलपमेंट होता, मतलब उन पे डेवलप होता है, इमेज डेवलप होती है, और उसी को बोलते हैं कि हम वहां पर फोटोग्राफिक प्लेट है वो। फिर आता है एक्सरे। एक्सरे में इसका प्रोडक्शन होता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट ऑफ मेटल टारगेट। जब एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आता है, टकराता है मेटल टारगेट से, तो अंदर की जो उस पे होता है इनर सेल ट्रांजिशन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ऐसे और फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो कुछ फिर फोटोन को रिलीज करते हैं। तो वो हमारा कहलाता है ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट से मेटल टारगेट पर वो हमें इस तरीके से चीजें मिलती हैं। फिर आता है कि इसका डिटेक्शन क्या है। तो डिटेक्शन है हमारा फोटोग्राफिक प्लेट्स या फिर आयनाइजेशन चेंबर से ये होता है। और गामा रेज का प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से। और इनका डिटेक्शन होता है सिंटिलेशन काउंटर या गीगर काउंटर से। अब ये सिंटिलेशन काउंटर, गीगर काउंटर, आयनाइजेशन चेंबर, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। डिटेक्शन में जो यहाँ पर डिवाइसेस लगी हुई हैं वो नहीं है आपके सिलेबस में कि ये वर्क कैसे करती हैं और ये क्या है, तो मैं उनको नहीं बता रहा। तो इस तरीके से जो आपका चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश हुआ। जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने यहाँ पर आपको आखिरी में समराइज करके ये बता दी कि प्रोडक्शन और डिटेक्शन कैसे होता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो आई होप जो आज का लेक्चर था और ये जो चैप्टर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।